तो शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 24 घंटे 24 रिपोर्टर में हम करने जा रहे हैं। दिल्ली में चिकनगुनिया की वजह से पहली मौत का मामला सामने आया है। दिल्ली में चिकनगुनिया से हुई है पहली मौत। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में चिकनगुनिया के कारण एक शख्स की मौत हो गई है। अस्पताल की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है। पिछले हफ्ते 400 नए मामले सामने आए थे। कहर चिकनगुनिया का बरपाया है देश की राजधानी दिल्ली पर। कावेरी नदी के पानी विवाद में तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच तनातनी अब हिंसा में बदली। बेंगलुरु में हिंसा के बाद 144 धारा लागू, स्कूल कॉलेज भी बंद। बेंगलुरु में तमिलनाडु के एक बस ऑपरेटर की 50 से ज्यादा बसें फूंक दी गईं। अब तक 250 करोड़ की बसों में आग लगा दी गई है। तनाव को देखते हुए इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई। बेंगलुरु मैसूर हाईवे पर नयन दहल्ली बस डिपो में बसों को फूंक दिया गया है। जगह जगह तमिलनाडु नंबर की गाड़ियों को निशाना बनाया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने तमिलनाडु की गाड़ियों को फूंकने के अलावा तमिल समुदाय की संपत्तियों को भी निशाना बनाया। सड़कों पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को तैनात करना पड़ा। आरएएफ, सीआरपीएफ की कई कंपनियां तैनात की गई हैं। 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। तमिलनाडु में करीब 40,000 हेक्टेयर सांबा फसल बर्बादी की कगार पर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को 12,000 क्यूसेक्स का पानी तमिलनाडु को देने को कहा है, लेकिन कर्नाटक के किसान इसलिए राजी नहीं है। पुंछ में मारे गए 4 आतंकी सेना की वर्दी में आए आतंकियों के निशाने पर ब्रिगेड हेडक्वार्टर यानी सेना थी। ईद से पहले बड़े हमले की साजिश रची गई। इसी हफ्ते पाकिस्तान से घुसपैठ करके आए आतंकियों ने रविवार को पुंछ में हमला किया। गृह मंत्रालय को मिली रिपोर्ट के मुताबिक फिदाइन दस्ता न सिर्फ पुंछ के ब्रिगेड हेडक्वार्टर को निशाना बनाना चाहता था, बल्कि इलाके का एसपी और डीएम का दफ्तर महज 100 मीटर की दूरी पर है। ये भी निशाने पर हो सकते थे। मकसद ईद से पहले बड़ा हमला करके घाटी में शांति की कोशिशों को तोड़ना था। ड्रोन कैमरे से आतंकियों की तलाश की गई। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस जगह से आतंकी हमला कर रहे थे वहां पर पहले से हथियार छिपाए गए हों। पुंछ में आतंकी हमले के बाद घाटी के हालात पर प्रधानमंत्री मोदी ने मंथन किया। सूत्रों का दावा है कि ईद के बाद आतंकी हमले और बढ़ सकते हैं। आज सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में प्रधानमंत्री को घाटी के हालात के बारे में जानकारी दी गई। कश्मीर पर खुफिया रिपोर्ट ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। आईबी के मुताबिक ईद के बाद आतंकियों ने बड़े हमले की साजिश रची है। रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण कश्मीर के 120 नौजवानों के हिजबुल और लश्कर में शामिल होने की आशंका है। कश्मीर में अगले 72 घंटे के लिए मोबाइल और इंटरनेट सेवा पर राज्य सरकार ने रोक लगा दी है। सिर्फ बीएसएनएल की सेवा चल रही है। ईद पर अलगाववादियों के डर्टी प्लान से सतर्क हुई सरकार। स्थानीय प्रशासन को हालात के मुताबिक फैसला लेने की दी छूट। घाटी में ईद के दिन भी अलगाववादी माहौल बिगाड़ने की कोशिश में हैं। अलगाववादियों ने लोगों से अपील की है कि पूरे कश्मीर में सुबह 8:30 बजे ईद की नमाज अदा करें। इससे पहले ईद की नमाज 10 बजे होती आई है। आमतौर पर ईद की नमाज का कोई तय वक्त नहीं होता है। इसे सुबह 6 बजे के बाद कभी भी किया जा सकता है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक अलगाववादियों का मकसद शक्ति प्रदर्शन करना है। इसके अलावा एक साथ ईद की नमाज के बाद अगर प्रदर्शन हुआ तो सुरक्षा बलों को मुश्किल आ सकती है, क्योंकि पूरे कश्मीर में प्रदर्शन रोक पाना एक बड़ी चुनौती होगा। सरकार की नजर कश्मीर पर बनी हुई है। इसी सिलसिले में कश्मीर में ईदगाह मार्च निकालने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। जम्मू कश्मीर की नई पहचान बने नबील अहमद वानी ने एबीपी न्यूज से कहा कि देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहता हूं। बीएसएफ के असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा टॉप करने वाले नबील अहमद वानी ने आतंकी वानी का भी जिक्र किया। वानी ने कहा कि वो भी वानी था और मैं भी वानी हूँ, आप फर्क देख सकते हैं। राजनाथ सिंह ने कश्मीर के असली हीरो को शाबाशी दी। वर्दी पहनते ही अब मेरा एक चीज तो खत्म हो जाएगी कि अब मैं फिर JNK स्टेट का नहीं रहूंगा, फिर मेरे को ऑल ओवर इंडिया का हो गया। तो मैम ये कहूँगा कि 65 दिन से जो कुछ हो रहा है सही नहीं हो रहा है।
नबील ने पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से बीटेक किया है। पिता के निधन के बाद भी उन्होंने पढ़ाई के साथ नौकरी करके अपने परिवार की परवरिश की। 13 साल के लड़के ने 5 साल की लड़की को चॉकलेट खिलाने का झांसा देकर अपहरण कर लिया। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। 13 साल का एक लड़का 5 साल की बच्ची को साइकिल पर बैठाकर ले जाता दिखाई देता है। आगे जाकर यह बच्चा रुक जाता है, साइकिल से बच्ची को उतारता है, अपने बैग को खोलता है, बैग से स्कार्फ को निकालकर बच्ची को पहना देता है और फिर साइकिल पर बच्ची को बैठाकर चल देता है। दिखने में सामान्य से लगने वाली यह घटना एक बड़ी वारदात है जो छत्तीसगढ़ के रायपुर में घटी। 13 साल के इस बच्चे ने 5 साल की लाडो का चॉकलेट खिलाने के बहाने अपहरण कर लिया। सबके साथ मेरा अनुसार थी वो, और कोई चॉकलेट टुकलेट ले बोलते तो चले भी जाती थी। खुद नहीं समझ पा रही हूँ मैं कौन है, क्या है, कैसा है। पुलिस को इस बच्ची को अगवा कर रेलवे स्टेशन तक ले जाने का वीडियो मिल चुका है, इसलिए आशंका है कि बच्ची को रायपुर से बाहर ले जाया जा चुका है। अब तक फिरौती की कोई भी कॉल नहीं आई है। एक लड़का नाबालिग है, 13-14 साल का लड़का है जो साइकिल में दिख रहा है। उस व्यक्ति का पता तलाश कर रहे हैं। 13 साल के बच्चे के हाथों किडनैपिंग की इस वारदात को हुए 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन बच्ची का अब तक कोई भी सुराग नहीं मिला है। देश में जितने अपराध होते हैं उसमें से करीब 2% के पीछे नाबालिग अपराधियों का हाथ होता है, फिर चाहे मर्डर हो, किडनैपिंग हो या बलात्कार। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक नाबालिग 40% अपराध आर्थिक कारणों से जुड़े होते हैं, 3% केस हत्या, 2% रेप के होते हैं। क्राइम करके पकड़े गए 27% नाबालिग अनपढ़ मिले, 72% का ताल्लुक गरीब परिवारों से है। बड़े और जघन्य अपराध में इसीलिए नाबालिग की उम्र अब देश में 16 साल कर दी गई है। देश में सबसे ज्यादा नाबालिग अपराधी मध्य प्रदेश में पिछले साल पकड़े गए। चुनाव नजदीक आता देख डैमेज कंट्रोल में जुटे अखिलेश यादव ने आज 1 घंटे के अंदर 2 कैबिनेट मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया। मुलायम सिंह के करीबी और अखिलेश सरकार में खनन मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति और लघु सिंचाई मंत्री राजकिशोर सिंह को अखिलेश यादव ने बर्खास्त कर दिया। दोनों पर अवैध खनन और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। हाईकोर्ट ने जुलाई में अवैध खनन केस की सीबीआई जांच कराकर 6 महीने में रिपोर्ट देने को कहा था। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में सीबीआई जांच वापस लेने की अर्जी दी थी। शुक्रवार को ही हाईकोर्ट ने सरकार की अर्जी खारिज कर दी थी। मुझे अभी तक पता नहीं क्यों हटाए, ये भी नहीं पता था हटा दिया। अब आप लोग सुन रहे हैं। बस इतना ही कहना चाहूंगा, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। जिन आरोपों में फंसे मंत्रियों को आज सरकार ने बर्खास्त किया है, इसी केस में हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी। कहा था लगता है अवैध खनन में मंत्री और सरकारी अफसर भी शामिल हैं। बीएसपी के 4 और विधायकों ने आज बीजेपी का झंडा डंडा थाम लिया। सहारनपुर से बीएसपी विधायक महावीर राणा, पलिया से विधायक रोमी साहनी, शाहजहांपुर से विधायक रोशन लाल वर्मा और बिजनौर से विधायक ओम कुमार आज बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस, एसपी और बीएसपी मिलाकर अब तक 14 विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के अर्जुन अवतार वाले पोस्टर्स इलाहाबाद में लगे। राहुल की किसान यात्रा 14 सितंबर को इलाहाबाद पहुंचने वाली है। पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर जारी राहुल गांधी के ये पोस्टर्स इलाहाबाद में होर्डिंग पर लग गया है। पोस्टर में युग पुरुष बताए गए राहुल महाभारत के अर्जुन के वेश में मछली की आंख पर निशाना लगा रहे हैं। मिशन यूपी पर निकले राहुल गांधी 14 सितंबर को इलाहाबाद में पहले खाट सभा करने वाले थे, लेकिन अब वो एक रोड शो करेंगे। यूपी के मुजफ्फरनगर में बीजेपी विधायक पर मिर्ची पाउडर से हमला, फरियादी के वेश में आए थे हमलावर। बीजेपी विधायक कपिल देव अग्रवाल अपने घर पर सुबह जनता की समस्या सुन रहे थे, तभी 3 युवकों ने अग्रवाल की आंखों में मिर्ची पाउडर डाल दिया। विधायक के गार्ड ने फायरिंग भी की, लेकिन तीनों भागने में कामयाब हुए। सियासत में इससे पहले मिर्ची कांड संसद में सुर्खियों में आया था, जब कांग्रेस सांसद ने संसद में मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल किया था। शहाबुद्दीन को लेकर जेडीयू और आरजेडी के बीच खटपट बढ़ गई है। नीतीश ने बड़ी बैठक की। लालू से मांग की गई कि वो अपने नेताओं को भड़काऊ भाषण देने से रोके।
नीतीश कुमार ने शहाबुद्दीन को लेकर मचे सियासी घमासान पर मंथन किया। अपने विधायक गिरधारी यादव को नोटिस भेजा, जो शहाबुद्दीन की रिहाई के वक्त जेल के बाहर मौजूद थे। आज बीजेपी नेता राज्यपाल से मिले, कहा सरकार पर दबाव बनाएंगे ताकि नीतीश शहाबुद्दीन की जमानत के खिलाफ कोर्ट में जाए। सरकार पर दबाव पैदा करेंगे ताकि सरकार अविलंब सुप्रीम कोर्ट में जाए, उसके बेल को रद्द कराने के लिए टॉप लॉयर्स को हायर करके उसके बेल को रिजेक्ट कराए। इस गलतफहमी में किसी को नहीं रहना चाहिए कि बिहार में कानून का राज कमजोर पड़ गया है, खत्म पड़ गया है। कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। बीजेपी 14 सितंबर को पटना में और 15 सितंबर को बिहार के जिला मुख्यालय पर शहाबुद्दीन के खिलाफ सरकार पर दबाव बनाने के लिए धरना प्रदर्शन करेगी। विवादित इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक के बहाने बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा, राजीव गांधी फाउंडेशन के बाहर किया प्रदर्शन। जाकिर नाइक के एनजीओ ने दावा किया है कि उसने राजीव गांधी ट्रस्ट को 50 लाख रुपए दिए थे। वहीं आरजीएफ का कहना है कि चंदा उन्हें नहीं बल्कि उनके साथी संगठन राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को दिया गया था, जिसे कुछ महीनों में लौटा भी दिया गया। लेकिन बीजेपी इस दलील को मानने को तैयार नहीं है। ढाका में हमला करने वाले आतंकी जाकिर नाइक से प्रेरित थे। इसका खुलासा होने के बाद से जाकिर नाइक एनजीओ जांच के घेरे में है। बगदादी के लिए आतंकी मास्टरी बनी यास्मीन ने किया है खुलासा। आतंकवादी से प्रेम कर बनी आईएसआईएस की भारत में एजेंट। एक स्कूल में यास्मीन और अब्दुल रशीद का प्रेम परवान चढ़ा। अब्दुल रशीद ने यास्मीन से फोन पर निकाह किया था। अब्दुल रशीद ही केरल से गायब हुए 22 लोगों के पीछे मास्टरमाइंड है। पूछताछ में पता चला कि अब्दुल रशीद के कहने पर ही पटना से केरल यास्मीन पहुंची। एनआईए की पूछताछ में सामने आया है कि अब्दुल रशीद ने यास्मीन को पासपोर्ट बनवाने के लिए 1.5 लाख रुपए दिए थे। फ्रांस के साथ राफेल लड़ाकू विमान की डील लगभग पक्की, पीएमओ की मोहर का इंतजार। कई महीनों के मोल भाव के बाद राफेल डील अपने आखिरी चरण में पहुंच गई है। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने सऊदी की फाइल पीएमओ को भेज दी है, जिस पर पीएमओ की तरफ से कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। अप्रैल 2015 में मोदी के फ्रांस दौरे के दौरान 36 राफेल प्लेन खरीदने का समझौता हुआ था, लेकिन उसके बाद प्राइसिंग और ऑफसेट से जुड़े मुद्दों की वजह से ये डील अटक गई। ये रक्षा समझौता 59,000 करोड़ रुपए का है। ऐसी उम्मीद है कि करार के बाद अगले 18 महीनों में पहला राफेल फाइटर जेट भारत पहुंच जाएगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला से अलग रह रही उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला ने की हर महीने 15 लाख रुपए गुजारा भत्ता देने की मांग। दिल्ली की फैमिली कोर्ट में लगाई अर्जी। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद पायल अब्दुल्ला को सरकारी बंगला खाली करना पड़ा था। एबीपी न्यूज से खास बातचीत करते हुए पायल अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि उनको पिछले 3 सालों से ओमर अब्दुल्ला से पैसा नहीं मिला है। देश में सपना बुलेट ट्रेन दौड़ाने का है, लेकिन राजस्थान के धौलपुर से आई खबर देखकर आप जमीनी हकीकत समझ जाएंगे। नीम के पेड़ पर टंगी हुई ग्लूकोज की इन बोतलों को देखिए और नीचे चबूतरे पर मरीज लेटे हुए हैं। राजस्थान के धौलपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये तस्वीर है, जहां डेंगू, चिकनगुनिया और वायरल के मरीजों की बड़ी तादाद के बाद ऐसे इलाज करना पड़ रहा है, जहां इलाज से ज्यादा और बीमार होने का खतरा ज्यादा है। एक आंकड़े के मुताबिक देश में 14 लाख डॉक्टर और 40 लाख नर्सों की कमी है। दाल की महंगाई मारने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। मोदी सरकार ने दालों के बफर स्टॉक यानी सुरक्षित भंडार की सीमा 8 लाख टन से बढ़ाकर 20 लाख टन करने का फैसला किया है, जिसमें 10 लाख टन दाल आयात होगी और 10 लाख टन दाल सरकार देश में ही खरीदेगी। एक अच्छी खबर ये भी है कि जल्द ही सरकार एमआरपी पर दुकानदार की मनमानी खत्म कर सकती है और दाल से लेकर दूध की कीमत तक फिक्स कर सकती है। दुनिया में हिंदुस्तान दाल का सबसे बड़ा उत्पादक, आयातक और उपभोक्ता देश है। महंगाई दर घटने से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद जगी। अगले महीने उर्जित पटेल ईएमआई पर दे सकते हैं अच्छी खबर। आपकी ईएमआई कम होने की उम्मीद को आज 2 पंख मिले। पहले तो महंगाई दर में कमी आई। अगस्त में खुदरा महंगाई दर 6.07% से घटकर 5.05% हो गई। वहीं उद्योग जगत के निराशाजनक रफ्तार ने कर सस्ता करने का दबाव आरबीआई पर बढ़ा दिया। जुलाई के महीने में उद्योग की विकास दर
2.4% घट गई, जबकि जून के महीने में विकास दर करीब 2% बढ़ी थी। अगले महीने की 4 तारीख को कर्ज नीति की समीक्षा होनी है। इस महीने अमेरिका का फेडरल रिजर्व अगर ब्याज दरें बढ़ा देता है तो भारत में ब्याज दरें घटाने का दबाव और बढ़ जाएगा। मुंबई के मशहूर लालबाग के राजा फिर हुए मालामाल। 7 दिनों में ही 5 करोड़ का दान मिला। इस बार भी लालबाग के राजा को लोगों ने दिल खोलकर चढ़ावा चढ़ाया। अब तक 4 करोड़ रुपए नकद, 3 किलो सोना, 47 किलो चांदी दान में मिल चुकी है। विदेशी मुद्रा भी लोगों ने दान में समर्पित की। चढ़ावे को गिनने के लिए 50 से भी ज्यादा बैंक कर्मियों को लगाया गया है। लालबाग के राजा को मन्नत के गणपति कहा जाता है। शनि शिंगणापुर और मुंबई के हाजीअली में महिलाओं को एंट्री दिलाकर मशहूर हुई तृप्ति देसाई को रियलिटी शो बिग बॉस में शामिल होने का ऑफर। तृप्ति देसाई ने कहा कि बिग बॉस की आवाज महिला की हुई तो जरूर जाऊंगी। महिलेचा असावा आणि मला वाटतं ही जर मागणी त्यांनी मान्य केली या सीझन पासून किंवा पुढच्या सीझन पासून महिलेचा आवाज जर बिग बॉसचा होणार असेल तर मला तिथं जायला काहीच हरकत नाहीये। रियलिटी शो बिग बॉस के 9 सीजन हो चुके हैं और उसमें गूंजने वाले बिग बॉस की आवाज अब तक पुरुष की रही है।